नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है और ये एपिसोड इंटरनेशनल विमेंस डे को समर्पित है। आज हम लोग एक नहीं 3 स्त्री शक्तियों से बात करने वाले हैं जो सगी बहनें हैं। हाँ, तीनों में उम्र का अंतर है पर लगती सब जुड़वा ही है। मजेदार बात यह है कि हम सब के लिए इस समय घड़ी की सुई अलग-अलग समय बता रही है। आइए इनसे परिचय करते हैं और एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। थैंक यू सर, हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका देने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता सिंह। आई एम born and brought up in Varanasi. I am the eldest daughter of the family. I have done my graduation from Uday Pratap College, then completed my master's and PhD from Banaras Hindu University. Currently, I am doing my postdoctoral studies from Harvard Medical School, United States. Hi everyone, I am the middle sister Anamika. I have also completed my graduation from UP College and then masters from Banaras Hindu University. Currently I am doing PhD in National Institute of Science Education and Research. My work is a collaborative work between India and Germany, and it was funded by that PhD exchange program, and in Germany I have worked in Max Planck Institute in Cologne. Namaste and hello everyone. My name is Aprajita Singh and I'm the youngest sister in the family. I have also done my graduations from UP College, then my masters from Banaras Hindu University. Recently, I have completed my PhD from University of Duisburg-Essen in Germany, and then I have started working as clinical product manager in Milteney Biotech. आप लोग अपने बचपन और फैमिली के बारे में कुछ बताएं। फैमिली के बारे में वैसे तो हम एक साधारण सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट मम्मी पापा के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। वो कहते हैं ना कि इंसान की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। इस चीज़ को हम लोगों ने अपने मम्मी पापा के थ्रू जाना है, उनके साथ जिया है। उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं बोला कि जाओ पढ़ो या जाओ कोई भी काम करो। उनका था कि साथ मिल के करते हैं, तो हमें साथ ले के करते थे वो काम। तो जैसे पापा का ज़्यादा ध्यान हमारे हेल्थ पे या कैरेक्टर बिल्डिंग पे था और मम्मी का ज़्यादा ध्यान हमें होमवर्क कराना टाइम से या फूड क्लोथिंग। वो मॉर्निंग में 5 AM पे साथ में उठा के हम तीनों को वो मॉर्निंग वॉक पे ले जाते थे, या इवनिंग में मुझे याद है हाथ पकड़ के हैंड राइटिंग कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, या रात में सोने से पहले हमें 1 to 20 पूरा मैथमेटिकल टेबल्स याद करवा के वो रिवाइज़ करके ही हम तीनों सोते थे। वैसे ही मम्मी का बोला जाए तो वो जैसे किचन में हमें साथ-साथ होमवर्क कराना, साथ में बैठा के होमवर्क कराती थी, या फिर हमें लाइक पोएम की प्रैक्टिस करवाना, रिसाइट करवाना। और एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली जैसे वो हमारी अलार्म क्लॉक थी, अभी भी हैं। उनको जैसे मम्मी 5 बजे उठा देना, 4 बजे भोर में उठा देना, तो हमारे एग्ज़ाम्स में उनके जगराते होते थे। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ऑल्दो वी वर बोर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, बट वी आर लकी टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेरेंट्स। बात से अंकिता दी के अग्री करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा केयरिंग रहे हैं और हमें बचपन से कुछ ना कुछ अच्छा सिखाए हैं। जैसे बचपन में मेरे डैडी, हम लोग जब 3 साढ़े 3 साल के थे, हम लोग को रोज यूपी कॉलेज प्लेग्राउंड ले जाते थे, जॉगिंग करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। तो हमने बचपन में ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज किए, इंडोर एक्टिविटीज कम किए, लाइक वीडियो गेम खेलना हुआ या टीवी पे बैठ के कार्टून देख रहे हैं, टॉम एंड जेरी या ऐसा हमने बहुत कम किया है। मोस्टली क्योंकि पापा लोग को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो सुबह उठ के रोज जॉगिंग करने के लिए जाते थे, तो हमें भी साथ में ले जाते थे। वो हमेशा से बहुत हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहे हैं और हमें भी वो हैबिट दी है, और जिसकी वजह से आज हम उसको कंटिन्यू भी करते हैं। और दूसरा, हमें मुझे जो बहुत अच्छा लगा है कि पापा रोज हमारा शाम को 6 बजे हम लोग ध्यान करते थे, मेडिटेशन, और वो स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा हमारा वो मतलब फ़ोकस करते थे, रादर देन हाँ, रिलिजन, हिंदू रिलिजन या कोई भी रिलिजन। तो ये हैबिट हमें भी है, अभी भी है कि हम रोज कुछ भी हो जाए, डेली शाम को हम पाँचों लोग मिल के बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब बचपन से ही आदत डाला है हम लोगों को। और सबसे मज़ा आता था संडे को, मतलब संडे को हम लोग सब लोग मिल के घर की सफाई करते थे। ये हमारा लाइक टाइम टेबल में था कि इस संडे हम, कोई दरवाज़ा पोंछ रहा है, तो कोई खिड़की साफ कर रहा है, तो हम सब लोग मिल के सारा काम करते थे। ये नहीं कि जैसा दी ने बोला कि जाओ ये काम करो, जाके दरवाज़ा साफ कर दो या जाके फील्ड में रनिंग करो, ये करो। डैडी मम्मी हमें साथ लेके सब कुछ सिखाए हैं।
तो हमारा मन भी लगा रहता था और हमने बहुत अच्छे से सीखा है और अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं बचपन में जो भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही वही है, ऑर्डिनरी फैमिली में हम रहे हैं, लेकिन एकदम नाजुक और अच्छे से बहुत पैम्पर किया है हमारे पेरेंट्स ने, हमें कोई कमी नहीं दी, मतलब फील हुआ है कभी भी किसी चीज की कमी की। बचपन के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि हमारे पेरेंट्स का पूरा फोकस हमारे ऊपर रहता था। जैसे पहले हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ हो और हमारा करियर हो, वो हमेशा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। जैसे कि हमारे घर में टीवी एकदम मिनिमल चली है, जब तक हम लोग ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक मोर और लेस घर पे रहे हैं, वो हमारे घर में टीवी नहीं बहुत कम चलती थी, ताकि हमारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो देखेंगे तो हम भी देखेंगे। वैसे ही उन्होंने अपनी सोशल लाइफ भी बहुत कम रखी, जैसे फ्रेंड्स को घर बुलाना हो, पार्टिंग करना हो, वो भी बहुत कम करते थे, क्योंकि अब हमारे घर में ऐसे सेपरेट स्टडी रूम नहीं होता था, तो अगर कोई आता तो हमारी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट होता था। तो इसलिए ये वो लोग बहुत कम, इवन शादियों में भी अगर बहुत क्लोज किसी रिलेटिव की शादी होती थी तो ही ओवरनाइट के लिए जाते थे। तो मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस किया ताकि हम अपने पढ़ाई और अपने करियर पे पूरा फोकस कर सकें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग की स्कूलिंग और एजुकेशन कहाँ से रही है और इसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली हमारा घर यहाँ पास में भोजूबीर में ही लोकेटेड है, और उसके पास में उदय प्रताप कॉलेज का एक पार्ट है, राजर्षि पब्लिक स्कूल। वहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई है। और हमेशा से मम्मी पापा का ध्यान हमारी स्टडीज़ में होने की वजह से हम टॉप 1% स्टूडेंट्स में हमेशा रहते थे। और उसके साथ मैं थैंक करना चाहूँगी वहाँ के टीचर्स को, स्पेशली दे वर वेरी मोटिवेटिंग, हेल्पफुल एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। इस वजह से हमें कभी भी ट्यूशन्स या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमेशा हम स्कूल स्टडीज़ पे ही डिपेंडेंट रहते थे। इनिशियल स्टडीज़ में मम्मी ने पढ़ाया, और हम तीनों में ज़्यादा एज गैप नहीं है, तो हम कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में थे। तो मैं अनामिका को पढ़ा देती थी, अनामिका प्रास्ता को पढ़ा देती थी, तो ऐसे हम साथ में मिल के पढ़ते थे। उसके साथ साथ हमने स्कूल टाइम में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे हमने काफ़ी डिबेट कॉम्पिटिशन, स्टेज परफॉर्मेंसेस या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन, असेंबली ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक ओवरऑल ग्रोथ हुआ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आ गई, और एक स्टेज फियर ख़त्म हो गया। साथ में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से टीम स्किल डेवलप हो गई। तो हाँ, स्कूल टाइम में हमारा एक ओवरऑल बेस जो होता है वो ओवरऑल ग्रोथ उसी टाइम में हुई। ऐड करना चाहूंगी कि लाइक हमारी जब स्कूलिंग खत्म हुई, हमें कोई गाइड करने वाला उस टाइम था नहीं उतना ज्यादा। और हमारे टाइम पे आई मीन 10-12 साल पहले हम वही है, जितना उतना इंटरनेट यूज करना और लैपटॉप चलाना उतना हमें पता नहीं था। तो हमारे दिमाग में बस था कि दो ही ऑप्शन है, या तो बायो लो और डॉक्टर बन जाओ, या फिर मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करो। तो हमें बायो पसंद था, हमने बायो ले लिया। और एट दैट टाइम जब 12th के बाद फिर हमने सोचे कि अब क्या करना है, अंकिता दी ने जब 12th पास हो गया, तो उस टाइम फिर देखा गया कि मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी कोचिंग वगैरह थे वो काफी कॉस्टली थे। लाइक 10-12 साल पहले 60,000 70,000 ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो हमको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। और अंकिता दी ने जैसा बोला कि हमारा जो घर था वो यूपी कॉलेज के पास ही में था और राजर्षि में ही हमारी पढ़ाई हुई थी, तो हमने ये सोचा कि हमने 12th में तो जो पढ़ा है वो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन में तो ऑब्वियसली और डीप में पढ़ेंगे। और पीएमटी वगैरह में जो पूछा जाएगा, ऑब्वियसली आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, अगर हम यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाई करेंगे और प्रोफेसर और टीचर्स जो कि ज्यादा उनको नॉलेज होगी, अगर हम उनसे करेंगे तो हमारा पीएमटी निकलना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने और कोई फॉर्म ही नहीं भरा, हमारा कभी लाइक बीएचयू या कहीं का हमने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि हमें था कि हाँ मेडिकली करना है और कोचिंग में ना प्रिपरेशन करके हम यूपी कॉलेज में करेंगे, जिसमें टीचर्स से जो भी डाउट होगा अगर हम पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी हम करते हैं साथ, हमेशा से अभी भी करते हैं। तो जो भी अगर डाउट्स आएंगे तो हम अपने प्रोफेसर या टीचर से मिलके उसको क्लियर कर लेंगे। और जब हमारा फर्स्ट ईयर जब क्लियर हुआ तो हमने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दिए और हमारा प्री क्वालिफाई भी हो गया, बट मेंस नहीं, बहुत कम मार्क्स से रुक गया। लेकिन उस 1 ईयर में लाइक वी फेल्ट कि हाँ रिसर्च जो लाइन है वो बहुत काफी गर्ल्स के लिए सेफ भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। मतलब लाइक आप जो
पढ़ रहे हो, आप रिसर्च जब करोगे तो उसको आप कर भी सकते हो। तो आपके पास कोई भी इनोवेटिव अगर आइडियाज हैं, तो आप टीचिंग के साथ-साथ अपने उस इनोवेटिव आइडिया को लाइक अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर अस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग था कि मतलब आप डेली कुछ सीखेंगे ही। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि यूपी कॉलेज में हम तीनों का ही सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी था और तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल और कोऑपरेटिव हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स जिन्होंने हमारा बेस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में या जूलॉजी में, बॉटनी में उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। या सो जैसा अनामिका दी ने बताया, ग्रेजुएशन के टाइम ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि हम आगे रिसर्च या एकेडमिया में कंटिन्यू करना चाहते हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इट इज़ इन आवर होम टाउन, सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू आवर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। मैंने और अंकिता दी ने डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स से अपना मास्टर्स किया एंड एज अनामिका दी इज प्लांट लवर शी वेंट फॉर बॉटनी। मैं ये कह सकती हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम हमारा बीएचयू में था वो हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का, बिकॉज उसके पहले हम लोग ने बहुत बुकिश पढ़ाई की थी, लेकिन बीएचयू में जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं और वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है वो भी बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि जैसे सेमेस्टर सिस्टम हमें पता चला वहाँ जाके, और फिर जैसे वहाँ पे मिड सेम एग्ज़ाम, जर्नल क्लब और हर टाइम असाइनमेंट मिल रहे होते थे, आपको ऑनलाइन सब कुछ सर्च करके पेपर पढ़ना है, और हम एकदम ही इस ऑनलाइन सिस्टम और लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे। इवन जीमेल अकाउंट हमारा पहली बार वहाँ जाके बना, तो ये सब हमारे लिए बहुत नया एक्सपोजर हो रहा था, और साथ ही पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा वहाँ की अच्छी थी तो डिफ़िकल्ट भी थी ऑफ कोर्स। तो ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिसकी वजह से फिर हम लोग आगे पीएचडी के लिए भी कंटिन्यू कर पाए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। पढ़ाई के अलावा आप लोग की क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रही और आप लोग की हॉबीज क्या रही हैं? तक की हमारी जर्नी से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सिर्फ नाम अलग है और सीवी बिल्कुल सेम है, वैसे ही हमारी हॉबीज़ भी सेम है। हम तीनों का ही मेजर इंटरेस्ट बास्केटबॉल में है और हम तीनों नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ हमें डांस में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस या फिर वीडियो क्लिपिंग्स भी बनाई हैं। और मुझे स्पेशली पोइट्री रीडिंग या स्टोरी रीडिंग में भी मुझे काफ़ी अच्छे लगता है। ग्रेजुएशंस के टाइम हम लोगों ने एनसीसी भी किया था, जो कि बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। जैसे उसमें रिमोट विलेजेस में जाके कैंपिंग करना, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, फिर राइफल के साथ ड्रिल करना, शूटिंग करना। तो उस टाइम हम लोग अपनी जो फिजिकल लिमिटेशन थी ना उसको भी पुश कर पाए थे, और ये बहुत ही चैलेंजिंग था, बट उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन आया हमारे लाइफ में। तो मैं तो बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि, और ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो ज़रूर करना चाहिए। ये आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मदद करता है और साथ ही आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। हम तीनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो बचपन में जब हम बास्केटबॉल खेलने जाते थे तो टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, तो उस टाइम से ही मतलब खेलना तो पसंद था ही, लेकिन हम बहुत था कि सिलेक्शन हो जाए क्योंकि हमें वो जगह घूमने को मिल जाए, और हम जाते थे तो जहाँ भी जाते थे वो पूरा जगह एक्सप्लोर करते थे। फिर जब हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे इतना बिजी हो गए कि हमें फिर घूमने का टाइम नहीं मिला। बट आफ्टर कमिंग अब्रॉड वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट, और हमें मतलब घूमने के अलावा हम वहाँ जाते हैं तो छोटे-छोटे स्मॉल वीडियोस भी बनाते हैं। आप तीनों को इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला, तो बनारस से यूएस, जर्मनी, इन सब की जर्नीज के बारे में कुछ बताइए।
As Appu mentioned earlier, that joining masters in molecular and human genetics was a major turning point in our career. वहाँ पे हमें लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब की काफ़ी डिटेल नॉलेज मिले। मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। इस वजह से मैंने वहाँ की HOD प्रोफेसर आशिम मुखर्जी के अंडर में PhD ज्वाइन किया। इज अ वेरी मोटिवेटिंग और बहुत ही कोऑपरेटिव गाइड है। मौसमी मैम जो कि उनकी वाइफ भी हैं और साथ साथ मेरी टीचर भी हैं, शी इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग और उन्होंने मुझे काफी सारे स्टेप्स पे मुझे काफी गाइड किया है। During my PhD, I worked on Notch signaling, which is a kind of cell signaling and plays a very important role during development. I used Drosophila melanogaster, which is commonly known as fruit fly, as model organism. After finishing my PhD, जैसे मैंने बताया कि मुझे सेल सिग्नलिंग में इंटरेस्ट है, so I applied for postdoctoral position in Harvard Medical School Department of Genetics, and luckily I got selected. जो मास्टर्स है वो BHU से किया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और मेरे जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, और जितने भी वहाँ प्रोफेसर रहे हैं सारे बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव और हेल्पफुल रहे हैं। और बट मेरा जो था, मुझे अपना एक्सपोजर और बढ़ाना था, that's why I applied in institute and then I joined for PhD under Dr. किशोर पानिग्राही in Niger. और जब मैं नाइजर आई तो यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलैबोरेशन है विद डिफरेंट कंट्रीज, और यहीं पे मुझे दैट PhD सैंडविच प्रोग्राम के बारे में पता चला और इसके लिए मैंने अप्लाई किया, एंड आफ्टर like several round of screening I got selected, and then I came here in Germany and worked in Max Planck Institute of Plant Breeding and Research, Cologne. तो मैंने भी अपना मास्टर्स BHU से किया था मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। और सबसे खास बात इस डिपार्टमेंट की मुझे ये लगी कि बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट था, लगभग 5 फैकल्टी मेंबर्स थे और हम लोग 18 से 20 स्टूडेंट होते थे। तो बहुत ही वहाँ पे फैमिली वाली वाइब आती थी और बहुत अच्छी पढ़ाई हुई वहाँ पे। पहले वहाँ पे मुझे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के थ्रू समर इंटर्नशिप करने का मौका मिला IISc बैंगलोर में, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था। और उसके बाद जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर मैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू जर्मनी आई DAAD प्रोग्राम से, और यहाँ आने के बाद मुझे इंडस्ट्रियल PhD के बारे में पता चला। मुझे लगता है इंडस्ट्रियल PhD में बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि कंपनी में हमेशा प्रोडक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। R&D डिपार्टमेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें फुल फ्लेज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको वन रूफ के अंडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैसिलिटीज़ और एक्सपर्टाइज भी होते हैं, तो आप अपने एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट को डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, जो कि हाईटेक सारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके थ्रू आंसर कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपको बहुत ज़्यादा ग्रो और लर्न करने का मौका भी मिलता है। और ख़ास तौर से अगर आप अपना फ्यूचर आगे कंपनीज़ में अगर आप देख रहे हो, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए। तो अभी मैंने हाल में ही अपनी PhD कंप्लीट की है यहाँ पे। तो कैसा रहा बाहर का एक्सपीरियंस, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, उसके बारे में कुछ बताएं। बॉस्टन आना, actually it was a mixture of different kind of feelings. I was very excited, obviously because I was going to one of the best institute in the world, plus जो subject था that was also of my area of interest, और मेरे जो supervisor हैं he is one of the renowned professor in the subject, तो I was very happy for that. बट इसके साथ ही पहली बार मैं बनारस से बाहर निकल रही थी, तो पहली बार घर से दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस थी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक्चुअली आई फेल्ट कि मैं बनारस से काफ़ी कुछ रिलेट कर सकती हूँ। लाइक वाराणसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, वैसे ही बॉस्टन भी काफ़ी, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। दूसरी चीज़ जो मैं रिलेट कर पाई, लाइक मैं वहाँ पे बनारस में गंगा रिवर, तो घाट पे शाम में बैठते थे। मैं यहाँ आने पे सबसे पहले मैं चार्ल्स रिवर गई और मुझे बिल्कुल याद है वो सीन, लाइक वहाँ पे चार्ल्स रिवर के किनारे मैं वॉक की थी पूरा। हाँ, बनारस में जैसे लाइक देयर आर 5 यूनिवर्सिटीज़,
तो वहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट क्राउड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लाइक मैंने काफ़ी सारा टाइम लंका पे स्पेंड किया है जहाँ पे स्टूडेंट क्राउड ही रहता था। तो सेम हियर, लाइक इट इज़ एन एजुकेशनल हब। जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइक हार्वर्ड, MIT, सब तो इधर ही हैं। उसके अलावा हर फील्ड, डिफरेंट फील्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में मेनली लाइक स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक हर चीज़ को रिलेट करके चलने की वजह से मुझे इजी हो गया यहाँ पे लाइक सर्वाइव करना। एक हार्डशिप जो हुई थी वो थी फूड हैबिट की वजह से, बिकॉज़ वहाँ पे घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, प्लस आई एम अ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे थोड़ी सी उसको लेके प्रॉब्लम हो रही थी। और वेदर कंडीशन वहाँ, लाइक देयर इज़ 8 months of summer in Varanasi, here it is 8 months of winter, and winter that too like in -20, -25, so like peak winters are like -25। और बट स्नोफॉल मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं ओवरऑल बोलूँगी इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग और न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे लिए बॉस्टन। जो यहाँ से जर्मनी का एक्सपीरियंस जाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और पहला ये था कि लाइक अंकिता दी के केस में वो बनारस में डायरेक्ट यूएस गई और उसका कोई भी वहाँ फ्रेंड्स नहीं था, तो उसने जो कुछ था खुद अकेले किया और काफ़ी स्ट्रगलिंग था स्टार्टिंग में। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, अपराजिता ऑलरेडी कोलोन में ही थी, हम सेम सिटी में ही रहते थे, तो उसको ऑलरेडी सारे चीज़ का एक्सपीरियंस था, कैसे रूम ढूँढना है और कहाँ पे कौन-सी शॉप है, कहाँ पे इंडियन स्टोर है, कहाँ पे क्या मिल सकता है। तो मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ बहुत ही कम रहा है और मेरा बहुत ही स्मूथ चला और इसीलिए बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस। तो बेस्ट पार्ट मुझे जर्मनी आके जो यहाँ का जर्मन कल्चर का बेस्ट पार्ट लगा, इनका वर्क लाइफ बैलेंस। ये 8 घंटे काम करते हैं और उसके बाद लाइक सुबह मॉर्निंग में 8-9 बजे आ गए, शाम को 5-6 बजे चले गए। उसके बाद उनका सारा अपना जो भी हॉबीज है या फैमिली को देते हैं, उस टाइम वो प्रोफेशनल काम बिल्कुल नहीं करते, वो वीकेंड पे काम नहीं करते हैं। तो वो मतलब वो उनके लिए जो उनका प्रोफेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ ही नहीं है। हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि पर्सनल लाइफ को उतना ध्यान नहीं रखते। दूसरा मुझे यहाँ पे अच्छा लगा पंक्चुअलिटी। दे आर वेरी पंक्चुअल, उनके लिए 9 मतलब 9, 9:30 9:30। और उसमें भी बेस्ट पार्ट लगा कि लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं कभी नहीं बोला अच्छा 9:12 पे मिलते हैं, 9:17 पे मिलते हैं। ये लोग के लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट हो रहता है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये चीज मैंने यहाँ पे जो सीखी है कि एक एक मिनट की क्या वैल्यू होती है वो। और पीपल जो लोग जो भी जर्मन्स थे वो काफी, मेरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था और मेरे जो ओनर भी थे वो लोग सब इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ और सब लोग बहुत ही मेरी हेल्प किए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मैंने बहुत ट्रैवल किया। जी, मैं बिल्कुल इन लोगों के ओपिनियन से एग्री करती हूँ। मेरा भी अभी तक का यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे जो सबसे अच्छी बात यहाँ यूरोप में वो लगी है कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। आप जब यूरोप आते हैं तो आपको शेंगन वीज़ा मिलता है, जिसके थ्रू आप 26 कंट्रीज़ विद इन यूरोप आप बिना किसी पेपर वर्क के आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको छोटे से छोटा विलेज हो, वहाँ पे भी आपको बस या ट्रेन के थ्रू आप इजीली पहुँच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको बजट में अपने ट्रैवल करना है तो यहाँ स्टूडेंट हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ही सेफ़ हैं। और बहुत हर ये भी बड़ा शहर छोटा शहर कहीं भी हो आपको अवेलेबल होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप सोलो ट्रिप करना चाहते हो और ग्रुप में ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली ऑप्शन है और सेफ भी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं। और दूसरा ये कि जैसा दीदी लोगों ने बताया कि हम लोगों को बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत शौक रहा है, तो यहाँ पे भी जब भी टाइम मिलता है हम हाइकिंग या फिर कोई भी अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती। सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थे। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। आपके अब तक की जर्नी के रूट ब्रेकर्स क्या क्या रहे हैं? रोड ब्रेकर्स की बात की जाए तो मैं बोलूँगी कि
हाँ, हमारी जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रही है। हमेशा से कुछ ना कुछ हर्डल्स रहे हैं हमारी जर्नी में। फॉर इंस्टेंस बॉयज़ गर्ल का ले लीजिए। तो ऑल्दो अभी हमारी सोसाइटी काफ़ी एडवांस हो गई है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वल और हर चीज़ मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए हैं। इवन इफ़ अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसको काफ़ी एडोर किया जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2-3 डिकेड्स बैक व्हेन वी वर बॉर्न, उस टाइम की सोसाइटी इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती थी, इतना अच्छे से वेलकम नहीं करती थी एक गर्ल चाइल्ड को। उनके लिए था कि अच्छा, इनके यहाँ बेटी हुई है और हम 3 तो बेटियाँ थे। और उसका रीज़न भी था, हम उस टाइम में हमारी सोसाइटी में डाउरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था, जिसकी वजह से एक गार्जियन के दिमाग में बेटी होते ही आ जाता है कि इसकी तो शादी करनी है, इसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। जैसे पापा की बहुत स्टेबल जॉब नहीं होने की वजह से हमारी फैमिली में भी एक फाइनेंशियल कांस्टेंट था। हम लोग बहुत कॉस्टली कोचिंग या फिर एमबीए या फिर कोई भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऑल्दो बेसिक जो भी थी, बेसिक नीड्स के लिए कभी हमें कोई कमी मम्मी पापा ने नहीं महसूस होने दी। वो सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता था, हम बास्केटबॉल खेलते थे तो हम जब टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे या हमारा जो एनसीसी कैंप लगता था वो भी लाइक 15 डेज 1 वीक ऐसे से काफी लंबे टाइम के लिए चल जाता था और हमें काफी मेडल्स भी मिलते थे, उसमें अच्छे अच्छे ट्रॉफीज मिली हैं। बट घर में अगर हम कुछ सोसाइटी या रिलेटिव्स को दिखाते थे तो वो मम्मी डैडी को टॉन्ट मारते थे, बच्चों को ज्यादा घर के बाहर मत जाने दो, इतने इतने दिन के लिए मत जाने दो, कल को ये मेडल लाते लाते कोई दूसरा मेडल ना ला दें, और रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, बच्चों को बाहर जाना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ तक कि इवन एजुकेशन के लिए भी अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे अंकिता दी हमारे घर में सबसे बड़ी है, तो वो ही पहले मास्टर्स के लिए जब बीएचयू गई और आफ्टर फर्स्ट ईयर जब उसका समर इंटर्नशिप के लिए टीआईएफआर में हो गया था मुंबई में, वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे उसको नहीं जाने दिया गया क्योंकि था कि नहीं अकेली ये लड़की कैसे जाएगी बाहर, अनजान शहर में कैसे रहेगी, और करके फिर वो नहीं जा पाई थी। वैसे ही जब अनामिका दीदी का नाइजर में हो गया था पीएचडी के लिए, तो उस टाइम पे भी काफ़ी घर में डिस्कशन हुआ था। वो अच्छा था कि हम लोगों को बीएचयू से प्रोफेसर से काफ़ी सपोर्ट था और इस तरह करके फिर वो कन्विंस हो गए और सब लोग का जाने दिया। हाँ, और हमारी एजुकेशन कोएड में रही है बचपन से ही, तो ऑफ कोर्स हमारे बॉयज़ क्लासमेट थे तो हम लोग उनसे बातें भी करते थे, लेकिन सबसे बुरी बात ये लगती थी कि उसके बेसिस पे भी हमारे हमेशा कैरेक्टर को जज किया जाता था और मतलब समझ भी नहीं आता था कैसे रिस्पॉन्ड करें। हमारे पेरेंट्स समझते थे और सब कुछ सही है, लेकिन बस सुनने को हमेशा मिलता था। सबसे ज्यादा जो बातें हर्ट की हैं वो ये है कि हमने जो भी आज अचीव किया है, जब लोग उसको लड़की फैक्टर से ऐड कर देते हैं, कहते हैं हाँ लड़कियों को तो प्रेफरेंस मिलती है। जैसे मेरा डैड में ही जब इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो गया तो पूरे एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था उसमें सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था, आई वाज द ओनली वन। तो लड़कियों सबने बोल दिया हाँ लड़कियां हैं तुमको तो प्रेफरेंस मिल जाएगी, तुम लोग को इजिली मिल जाता है। और वैसे ही जब अंकिता दीदी का पोस्ट डॉक के लिए हार्वर्ड में हो गया था तो सुनने में आया था कि अरे उसका कैसे हो गया। हम सब जानते हैं कि मतलब कैसे हुआ होगा उसका। तो ये मतलब हमेशा से टॉन्ट सुनने को मिलता है और मतलब आप कुछ भी सक्सेस पा लो हमेशा यही होता है कि हाँ वो तो गर्ल्स हैं तो उनको तो प्रेफरेंस मिलेगी। कि टच गोल्ड हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमें पता तो फील हो ही जाता है कि उनको ऊपर बहुत सोसाइटी का प्रेशर दिया जाता है। हम तीनों तो अभी बाहर हैं तो उनको अरे लड़कियों की शादी कब करोगे, और कुछ भी होता है अरे लड़कियां कहीं हाथ से ना निकल जाए, अरे कल को कोई गलत कदम ना उठा ले। लोग को ये सब बात पता नहीं चलने देते कि लोग सोसाइटी में क्या कुछ बोल रहे हैं, वो बस अच्छा ही हमें देते हैं। और डैडी का तो जैसे बताया मैंने, वो मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं इन सब चीज को इग्नोर किया करो, नेगेटिव वाइब्स को हटाया करो। वो हर चीज पॉजिटिव लेके हम लोग को हर चीज पॉजिटिव ही देते हैं, लेकिन हमें बहुत ये सब चीजें हर्ट करती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेंटली बहुत स्ट्रेस रहता है हर चीज में। आप इतना हार्ड वर्क करके आगे पहुंच रहे हो और बोल दो अरे लड़की हो तो हो ही जाएगा, तुमको क्या टेंशन है, लड़की हो तो हो ही जाएगा। Also, I would like to point one thing which I think every girl can relate to is that we have to be very careful. हमें बहुत cautious होके रहना पड़ता है। Although अभी हमारी society काफ़ी advance हो गई है girls को लेके, and there are job options in every sector, in every profession like education, for politics, even 9 to 5 job like बैंक जॉब्स और इवन इन द मिलिट्री। तो हर जगह लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है, उनके कलीग्स और सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, बट स्टिल देयर आर अ बंच ऑफ पीपल
कुछ ऐसे लोग हैं हर सेक्टर में जो कि हु ट्राई टू टेक एडवांटेज, और इस वजह से देयर इज़ ऑलवेज a restriction we put on ourselves, and we take a step back and think before being friendly or before being comfortable with someone. जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस की, आई होप आने वाले जनरेशन्स को ना ये फेस करनी पड़े इस वीडियो के थ्रू और अदर प्लेटफॉर्म से उनको थोड़ा रास्ता क्लियर हो, वो कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मतलब हम लोगों की पूरी जर्नी अगर देखें तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चली है। जैसे कि हर चीज़ को पहले हमें ट्राई करना पड़ता था और उसमें कोई गाइडेंस नहीं था कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, वो बहुत लैकिंग रहा है। जैसे अभी बाहर आने के बाद पता चला ओके इंटीग्रेटेड BSMS होता है या इंटीग्रेटेड मास्टर PhD होता है या नेस्ट का एग्जाम होता है। लाइक हम जब 12th में थे हमें बस एक ही पता था, हाँ मेडिकल का एग्जाम दो या इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो एकदम नहीं पता था। हम यूपी कॉलेज में पढ़े तो थोड़ा लगा चलो रिसर्च में जाएं, वो एक हम जब गए तब पता चला ओके टीचिंग भी एक ऑप्शन हो है, रिसर्च भी एक ऑप्शन है। हाँ, और वैसे ही जब 10th के बाद अंकिता दीदी के सबसे बड़ी थी तो उसने हम लोगों में सबसे पहले 10th पास किया था और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो पापा अपने फ्रेंड्स के पास ऐसी ही बात करने गए, उन्होंने बोला अरे मेरे बच्चे के तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। तो उन लोग ने बोला अच्छा अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मेडिकल की कोचिंग्स होती हैं या फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, आप वो क्यों नहीं करा देते हैं। तो बात ये है कि हमारे मम्मी पापा दोनों ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं थे, तो हमें जो गाइडेंस का पार्ट था वो काफ़ी लैकिंग था। वैसे मैं अपने केस में बता सकती हूँ, ये जो इंडस्ट्रियल PhD मैंने लास्ट में की, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो काफ़ी जगह ट्रायल एंड एरर करके ही पता चला, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। और वही हम BHU में गए थे, मुझे पहला था, मैं इतनी नर्वस थी, मेरा पहला प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कभी दिया ही नहीं है, पावर पॉइंट होता है क्या है वही नहीं पता था। और वहाँ लाइक BHU में डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, अब कोई DU से पढ़ा है और जहां जहां से आ रहे हैं उनको सब पता है। हम यूपी कॉलेज से गए थे, हमें मुझे अगर मैं पर्सनली अपना बोलूं, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक बनाने नहीं आता था उस टाइम, और कोई बताने वाला भी नहीं था। हम कैसे कैसे करके बनाए हैं, खुद से सीनियर से पूछ के, टीचर से पूछ के कि कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। हाँ बट अदरवाइज कहीं कोचिंग ट्यूशन भी नहीं किया हमने, घर में भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम तीनों आपस में ही सब सीखे हैं और टीचर से सीखे हैं पूछ पूछ के कि ये कैसे करें वो कैसे करें। तो ये बहुत ही हमारे लिए स्ट्रगलिंग रहा है ये सब चीज। आप लोग उस मुकाम पर हो जहाँ की आप अपने जूनियर्स को बहुत कुछ गाइड कर सकते हो, उनको नई दिशाएं दे सकते हो। तो आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑल्सो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से 3 मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अगर अपनी लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है तो इट्स अ लॉन्ग रन, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, ये ग्रेजुअली होगा। यू हैव टू बी पेशेंट एंड अपना कांस्टेंट एफर्ट उस चीज़ में लगाए रखना है। दूसरा मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी कि हाँ, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो, लाइक ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी करियर का नेक्स्ट स्टेप जब ले रहे हो, तो एक सोसाइटी के बने नॉर्म्स पे या एक सोसाइटी का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करना है कि ठीक है अगर मैंने मैथ्स लिया तो मुझे इंजीनियरिंग करना है, बायो लिया तो उसके लिए मेडिकल में ही जाना है। जो भी मतलब ये जो एक रूटीन बना हुआ है इसको फॉलो करने की बजाय अपनी तरफ से आपके पास नेक्स्ट करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन या जिन्हें पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्ती पढ़ना वाला चीज़ मत करो। आप ये जानो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्या अच्छा लगता है वो पता होना चाहिए। तो अब जैसे कुकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, जो भी है दे आर डिफरेंट फील्ड्स, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें एफर्ट डालो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उसको अपना करियर बनाओ। देयर इज़ नो स्ट्रीम विच इज़ गुड और बैड। उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि जिनको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और जिस वजह से वो पढ़ाई आगे नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो हम भी उस फेज से गए हैं, तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप इवन इन इंडिया ऑल्सो। लाइक अपराजिता को जब IISc में जाना था तो समर प्रोग्राम्स इंडिया में चलते हैं, लाइक IAS उसके थ्रू वो गई थी।
इंडिया, अगर आपको अब्रॉड जाना है लाइक यूरोप, मैं गई हूँ तो मुझे उसका आइडिया है। दैट जो प्रोग्राम है वो मास्टर्स के लिए भी है, पीएचडी के लिए भी है, फैकल्टीज के लिए भी है। इरास्मस है, इंडो फ्रांस के बीच रमन चरपक फेलोशिप है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमने लाइक पीएचडी के लिए सीएसआईआर क्वालिफाई किया, तो सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, तो बहुत ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। तो ओनली यू हैव टू एक्सप्लोर एंड सर्च अबाउट इट। हाँ एग्जैक्टली और मुझे ये लगता है कि आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और आई थिंक उसका आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने करियर बिल्ड करने में, क्योंकि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, इंडिया हो या अब्रॉड हो, सब का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी कवर लेटर होनी चाहिए, कैसा सीवी होना चाहिए, इवन उनके टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको उनको सिर्फ अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन जस्ट अप्लाई फॉर इट। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सीवी में कोई स्पेसिफिक चीज़ मिसिंग है तो अभी कोरोना की वजह से तो जितनी भी वर्कशॉप्स हैं ऑनलाइन हैं, उतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की सब कुछ अवेलेबल हैं, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है आजकल। तो आप उनको भी अवेल करके अपनी सीवी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं एंड देन जस्ट गो फॉर इट। विमेंस डे पे मैं आज सारी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। छोटी ही जॉब करें, बड़ी जॉब करें, क्या करें वो, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर वो हाउस वाइफ बनना चाहती हैं तो वो बाय चॉइस बने, ये नहीं कि उनको कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हें हाउस वाइफ बनना चाहिए, ये करो वो करो, किसी के कहने पे ना करें। अपनी लाइफ एक ही लाइफ है, उसको फुल एंजॉय करें और अपने लाइफ का डिसीजन खुद लें और कोशिश करें हमेशा इंडिपेंडेंट रहने। विमेंस डे के लिए मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी सभी लड़कियों को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स कि आप यहाँ तक आए हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी जहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे एक कांस्टेंट एफर्ट रहा है, उसका एक कांस्टेंट स्ट्रगल रही है। दूसरी बात कि आपके ऊपर भले सोसाइटी का काफ़ी प्रेशर है, बट अभी गवर्नमेंट काफ़ी सारी ऐसे प्रोग्राम्स बना रही है या काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी निकल रही है जो कि गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप एक कांस्टेंट एफर्ट अगर लगाई रहेंगी और उसमें अगर एक्सप्लोर करते रहेंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे फॉर यू। सो गुड लक। एग्जैक्टली मैं इन दोनों से पूरा अग्री करती हूँ और मैं लड़कियों से स्पेसिफिकली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इस चीज़ को छोड़ करके अपने सपनों पे फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। और आपका वो छोटा सा हॉबी हो चाहे वो प्रोफेशन है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट है, आपको करना चाहती हैं तो उसके लिए पूरी कोशिश करें। अभी वीडियो बना के या सोसाइटी में अगर कोई और भी वो काम कर रहा है उससे डिस्कस करें, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। हो सकता है आपको थोड़े दिन के लिए घर से दूर रहना पड़ेगा, किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो प्लीज़ अपने गिव अप ना करें, सपनों पे कोशिश करते रहें और यही दिल से प्रेयर है कि आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस छोटे से वीडियो से आपको आज कुछ इंकरेजमेंट मिली हो और अपने सपनों को पूरा करने का मोटिवेशन आया हो। तो दर्शकों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल रहा क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे को समर्पित है ये एपिसोड। और इन तीनों बहनों ने, जिनको कि हम लोग 3 स्टार्स बहनों के तौर पर यूपी कॉलेज परिसर के आसपास जानते हैं, उन्होंने आप सबको बहुत नई नई जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि इससे आपको नई नई चीजें पता आपको चली होंगी और हम लोग इन तीनों को बहुत ही बेस्ट विशेस देता हूँ। ये लोग अपना लाइफ में खूब अच्छा प्रॉस्पर करते रहें, खूब आउटशाइन करें और यही बात मैं पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से उनको आशीष के तौर पर देना चाहूंगा। बहनों का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा और इन्हीं बातों से मैं इस शो को खत्म करता हूँ। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।